हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो जून एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना कोड टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस गेस्ट पेपर्स परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Define e-commerce. What are the features of e-commerce? Discuss the difference between e-commerce and traditional commerce. Okay, e-commerce के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है. Let's start. E-commerce, electronic commerce, is the process of buying and selling goods and services through the internet. It also includes support. It also includes online payment, online banking, online marketing, order processing, and customer support. Customers can shop from website or mobile app without visiting a physical store. Popular examples of e-commerce include online shopping platform where people can order clothes, electronic, book, groceries and many other products from there. ई-कॉमर्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो जब इंटरनेट के थ्रू हम गुड्स या सर्विसेज को बाय या सेल कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं आती, इसमें सब कुछ शामिल होता है। जैसे ऑनलाइन आप पे भी कर देंगे, ऑनलाइन बैंकिंग भी हो जाएगी, ऑनलाइन मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। तो आज के टाइम में लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कपड़े, मोबाइल, बुक्स, ग्रॉसरीज एंड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो हमारा अब डेली का ही हो गया है। कोई स्विगी से अपनी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, कोई सब्जियां मंगा रहा है, कोई बुक्स ऑर्डर कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट यूज़ करके कपड़े मंगा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? अब काफ़ी कॉमन हो चुका है ना? हमें बाहर भी जाना नहीं पड़ता और सब कुछ घर बैठे आ जाता है। इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो मैंने वही बोला, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारी शॉपिंग ऐप है और आप घर बैठे जो चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके? लेट्स सी। ग्लोबल रीच. ई-कॉमर्स allow business to sell products to customers across the world. There are no geographical boundaries. सबसे पहला फीचर है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब बिजनेस सिर्फ अपनी सिटी या कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता। इंटरनेट की वजह से कंपनी दुनिया के किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकती है, यानी जोग्राफिकल बाउंड्रीज की तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। 24/7 अवेलेबिलिटी। अभी इस वक्त जैसे कि 11:30 बज रहे हैं तो इस वक्त भी मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं रात के 2 बजे भी ऑर्डर कर सकती हूँ, करेक्ट। तो ऑनलाइन स्टोर रिमेन ओपन ऑल डे एंड नाइट। कस्टमर कैन शॉप एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। जब मर्जी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर कभी भी बंद नहीं होते, कस्टमर दिन हो या रात कभी भी शॉपिंग कर सकता है। बट फिजिकल शॉप की प्रॉब्लम क्या रहती है कि उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, उसकी टेंशन रहती है कि वो कितने बजे खुलेगी, हम 12 बजे जाएंगे तो वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। बट ऑनलाइन स्टोर में ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता। Easy and fast transaction. Customer can search, compare, order and pay for the product within few minutes using digital payment method. ई-कॉमर्स में शॉपिंग बहुत ही फास्ट होती है। कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है, कंपेयर कर लेता है, ऑर्डर प्लेस करता है और ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। मुश्किल से 10 मिनट का काम है। अगर मैंने सोच रखा है कि मुझे एक बुक चाहिए तो मैंने देखा, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर लिया, अमेज़न पे भी चेक कर लिया, अमेज़न पे सस्ता पड़ रहा है, मैंने फटाफट ऑर्डर किया और कल चीज़ डिलीवर होकर मेरे घर आ गई। तो ये चीज़ें काफ़ी फास्ट है ना? लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, businesses do not need large physical shop or many employees. This help reduce business cost. ऑनलाइन बिजनेस में बड़ी शोरूम या बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बिजनेस का जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है एंड इससे कंपनीज कम कॉस्ट में प्रोडक्ट सेल कर पाती है। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. कस्टमर कैन चूज फ्रॉम 1000 ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट एंड कंपेयर प्राइस बिफोर परचेसिंग. ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक ही जगह पर हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एंड कस्टमर्स अलग अलग ब्रांड्स और प्राइजेस कंपेयर करके बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं.
ये चॉइस फिजिकल स्टोर से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स, e-commerce provide various secure payments options such as debit card, credit card, UPI, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट। ई कॉमर्स में कई सारे सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इससे पेमेंट जल्दी एंड सेफली होता है। ओके, बेटर कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम देयर होम, ट्रैक देयर ऑर्डर्स, रीड रिव्यूज एंड गेट होम डिलीवरी। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी, ठीक है। तो कस्टमर को मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर बैठे शॉपिंग कर सकता है, रिव्यू पढ़ सकता है, ऑर्डर भी ट्रैक कर सकता है, होम डिलीवरी भी ले सकता है। ये ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ओके, अब यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट कस्टमर की प्रीवियस शॉपिंग एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे नए प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं, ठीक है। हमने देखा ही है, ये वेबसाइट सजेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर इंटरेस्ट एंड प्रीवियस परचेजेस, मेकिंग शॉपिंग ईजियर। जैसे अगर आपने शूज़ देखे हों तो वेबसाइट आपको और शूज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगी, इससे शॉपिंग और ज़्यादा ईजी हो जाती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। डिफरेंस देखेंगे हम ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है ये फिजिकल शॉप या मार्केट में होता है। ये 24 आवर्स अवेलेबल होता है, लेकिन ये बिजनेस आवर तक ही लिमिटेड रहता है। जैसे कि 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ही ये चालू रहेगी शॉप। कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी कस्टमर कहीं पे भी बैठा हो वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यहाँ पे लोगों को, कस्टमर्स को शॉप पर पर्सनली जाना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली कैश चलता है एंड कार्ड पेमेंट्स भी कई स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। हैज़ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे आपको बड़ी शॉप या शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करना ही पड़ता है। आपको शॉप भी चाहिए, आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, आपके पास स्टाफ भी होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट कैन रीच कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, अब ये जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई इंडिया में बैठा है वो अमेरिका से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। बिजनेस इज़ यूजुअली टू लोकल एरिया, ये जो बिज़नेस है वो एक लोकल एरिया तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है। आसपास के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। कस्टमर कैन ईजिली कंपेयर प्राइसेस ऑनलाइन, अब जैसे कि कोई शूज़ परचेज़ कर रहा है तो वो 2-3 साइट्स पे जाकर चेक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप बार बार एक ही शॉप पे, मतलब अलग अलग शॉप पे जाकर प्राइस कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, होम डिलीवरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट्स को खुद से लेकर जाना पड़ता है। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। ई कॉमर्स हैज चेंज द वे ऑफ पीपल बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। It provides convenience, speed, a wider choice of product, and secure online payments. Business can reach more customers while reducing costs. However, traditional commerce still remain important because many customers prefer to see, check product before buying them. Today, many businesses use both e-commerce and traditional commerce together to serve customers more effectively. ई कॉमर्स ने बाइंग एंड सेलिंग का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है ना। ये फास्ट, कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ग्लोबल बिजनेस सिस्टम है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कस्टमर प्रोडक्ट को देखकर, चेक करके ही खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए आज कई बिजनेसेस ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स दोनों एक साथ यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचा जा सके। आज जैसे मैं हूँ, अब जैसे कपड़े की बात आती है तो हम क्या चाहते हैं कि हम हाथ लगा कर देखें कि प्रोडक्ट कैसा है, कपड़ा अच्छा है कि नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम खुद प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे बुक हो गया, कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक है हमें देख कर समझ में आ गई तो हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम शॉप पर जाकर लेना पसंद करते हैं। तो लोग ई कॉमर्स को भी एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स को भी साथ साथ चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर्स तक पहुंच सके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is government company? Explain its features and merits and limitations. A government company is a company in which at least 51% of the paid-up share capital is owned by central government, state government, or both. It is established under Companies Act and work like a business organization. The main objective of government company is to provide goods and services, earn reasonable profit, and serve the public interest. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% कैपिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास होती है, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है
एंड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी की तरह ही बिजनेस करती है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी: A government company is owned and controlled by the government. Since the government holds a majority of shares, it has control over the company's management and policies. These companies work in important sectors such as energy, transport, steel, banking, and communication. They enjoy flexibility of private companies while remaining under government ownership. So, गवर्नमेंट कंपनी की खास बात यह है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी की पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट पर भी कंट्रोल रखती है। ये कंपनीज जो होती हैं वो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्टील, बैंकिंग, कम्युनिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में काम करती हैं। ओके, इन्हें प्राइवेट कंपनीज की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। और यहाँ पे जो ओनरशिप रहती है वो किसकी रहती है? गवर्नमेंट की ही रहती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी: मेजर गवर्नमेंट ओनरशिप, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जैसे कि 100% शेयर है तो इसका जो 51% है वो किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट से अलग एंड एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है, इसलिए इसके जो रूल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, ये भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ही चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड मेनली बाय गवर्नमेंट। ये जो कंपनी है इसे BODs हैंडल करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट कंपनी अपने लिए फंड्स अरेंज कर सकती है, जैसे लोन्स, शेयर्स, अपनी इनकम के थ्रू, यानी फाइनेंशियल मैटर में इससे काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है। बिजनेस ओरिएंटेड, इट वर्क्स लाइक अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विसेज व्हाइल अर्निंग प्रॉफिट। गवर्नमेंट कंपनी बिजनेस प्रिंसिपल्स पे काम करती है। ये एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करने की भी कोशिश करती है। ओके, Government control, the government supervise its policies, major decision and overall functioning. Financial independence होने के बाद भी गवर्नमेंट इस कंपनी की जो मेजर पॉलिसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, इन सबको वो सुपरवाइज करती है, इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहता है। लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। Operational flexibility, it can take business decision quickly compared to government departments. Government departments के comparison में गवर्नमेंट कंपनी जल्दी बिजनेस डिसीजन ले सकती है, इसलिए इसका जो काम है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स ही मैनेज करते हैं, इसलिए जो एफिशिएंसी है, जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये अलग अलग सोर्सेज से फंड अरेंज करती है, इसलिए हर छोटी बात के लिए इन्हें गवर्नमेंट पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये पब्लिक को एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करने की भी कोशिश करती है। पब्लिक वेलफेयर का हमने देख लिया है। बेटर एफिशिएंसी, ये गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बिजनेस मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इसी वजह से एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, इससे एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, लेट्स सी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कभी कभी गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर देता है, इससे कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेस अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में कुछ केसेस में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल पाती है कि ये पैसा कहाँ गया, ये काम किसने किया, राइट। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, इसलिए कभी कभी डिसीजन लेने में डिले भी हो जाता है। रिस्क ऑफ लॉसेस, पुअर मैनेजमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट वीक हो
या एफिशिएंसी कम हो तो गवर्नमेंट कंपनी को लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। लिमिटेड कंपटीशन, कई गवर्नमेंट कंपनीज को मार्केट में कंपटीशन कम मिलता है, इससे इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट की स्पीड भी कम हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड ब्यूरोक्रेसी की वजह से कंपनी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता ही है। ओके, सो ये क्या थी, ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस में काउंट होती हैं कि इसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनीज को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन। A government company is an important form of public enterprise that combines government ownership with business management. It plays a significant role in economic development, employment generation, and public welfare. Although it offers flexibility, financial independence, and professional management, it also faces challenges such as political interference, delays, and efficiency. Proper management and transparency can help government companies perform more effectively and contribute to a country's ग्रोथ। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ओनरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पब्लिक वेलफेयर, इन सारी चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल तो निभाता ही है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिले, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जैसे चैलेंजेस भी होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं। फिर भी प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट कंपनीज देश की ग्रोथ एंड पब्लिक सर्विसेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is the process of planning, organizing, controlling, and managing the financial activities of a business. It helps a business use its money wisely and achieve its goals. Every business needs proper financial management to earn profit, reduce risk, and ensure a smooth operation. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी बिजनेस के मनी को प्लान करना, अरेंज करना, यूज़ करना एंड कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि बिजनेस स्मूथली चले एंड अपने गोल्स को अचीव किया जा सके। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे का सही जगह एंड सही समय पर सही तरीके से यूज़ करने की आर्ट है। हर बिज़नेस को मनी की ज़रूरत तो होती है। ठीक है, बिज़नेस शुरू करने के लिए, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, मशीन ख़रीदने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए। अगर पैसे का सही मैनेजमेंट ना हो तो बिज़नेस को लॉस भी हो सकता है और या फिर बिज़नेस बंद भी हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर बिज़नेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management means managing the financial resources of a business in the best possible way. It includes raising funds, investing money, controlling expenses, and making financial decisions. The main aim is to use available fund efficiently and increase the value of the business. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फंड्स को अरेंज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। इसका जो मेन एम होता है बिजनेस के अवेलेबल फंड्स का एफिशिएंट यूज़ करना ही होता है एंड कंपनी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना होता है। देखिए, कोई भी इंसान अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका एम ही यही है कि सबसे पहले फंड्स अवेलेबल हो जाए और हम इस बिज़नेस की वैल्यू को बढ़ा सकें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स सी। Estimating financial requirement. The first function is to estimate how much money is needed for starting and running the business. It includes both short-term and long-term financial needs. सबसे पहला फंक्शन है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेट लगाना कि हमें इस बिज़नेस को चालू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है। ये एस्टिमेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए किया जाता है। इससे बिज़नेस की फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से हो पाती है। Raising funds. The financial manager arrange funds from different sources such as share, loan, debenture, bank, and retained earnings. The aim is to obtain funds at the lowest possible cost.
फाइनेंशियल मैनेजर बिजनेस के लिए पैसे अरेंज करता है। ये पैसे आ सकते हैं कहाँ से? शेयर से, लोन से, डिबेंचर से, रिटेन अर्निंग से। तो कोशिश यही होती है कि कम से कम कॉस्ट में फंड्स मिल जाएं। ठीक है, हमें जब रिटर्न करना पड़े तो हमें ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, उसके बदले में कम से कम कॉस्ट में हमें फंड्स अवेलेबल हो जाएं। ये फाइनेंशियल मैनेजर का एम रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड वेयर एंड हाउ द अवेलेबल फंड शुड बी इन्वेस्टेड। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हेल्प द बिजनेस टू अर्न बेटर रिटर्न। सिर्फ पैसा लाना ही काफ़ी नहीं होता, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी डिसाइड करना होता है। जैसे कि हमें इस पैसे का क्या करना है, नई मशीन लानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, या नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अगर इस इन्वेस्टमेंट सही जगह होगी तो बिज़नेस को ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब होता है डेली बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी पैसा, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास डेली ऑपरेशंस के लिए भी हमेशा इनफ कैश अवेलेबल रहे। ये होता है वर्किंग कैपिटल। Profit planning and distribution. The financial manager decide how much profit should be retained for future growth and how much should be distributed as dividend to shareholders. Financial manager ये भी decide करता है कि कितना profit हमें future के लिए रखना है, ठीक है, एंड कितना शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है एज ए डिविडेंड। ठीक है, इससे बिजनेस ग्रोथ एंड शेयर होल्डर्स दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है। दोनों को ही पैसे देना ज़रूरी है, मतलब दोनों के लिए पैसे एक तरफ आपको रिटेन अर्निंग, मतलब कि ये हमारा प्रॉफिट है, कल को कोई भी इमरजेंसी आती है या हमें कोई नया प्रोजेक्ट करना हो तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो वो भी खुश रहेंगे, है ना, उनका भी एक ट्रस्ट बना रहेगा कंपनी पे। तो दोनों तरफ ये पैसे को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, Financial management monitor income, expense, budget, financial performance. It helps prevent unnecessary spending and ensure proper use of फंड्स। ये फंक्शन बिजनेस के इनकम, एक्सपेंस, बजट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नज़र रखता है। इससे जो अननेसेसरी खर्चे हैं, है ना, वो कम होते हैं एंड पैसे का सही यूज़ होता है। Objective of financial management, profit maximization. One of the main objectives is to increase the profit of the business through proper financial planning and efficient use of resources. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस की प्लानिंग एंड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तभी तो पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तभी तो हमारे प्रॉफिट होंगे। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ओवर द लॉन्ग टर्म। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम शेयर होल्डर की लॉन्ग टर्म वेल्थ को भी बढ़ाना होता है। इससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो भी इम्प्रूव होती है। Proper utilization of funds. It ensures that business funds are used efficiently and wastage of money is avoided. Business के पैसे वेस्ट ना हो, हर रुपए का सही यूज़ हो, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। Maintaining liquidity. The business should be always have enough cash to meet its daily expenses and short-term obligations. लिक्विडिटी का मतलब होता है बिजनेस के पास इतना कैश हो कि वो अपने डेली एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को टाइम पर पे कर सके, यानी बिजनेस कभी भी कैश की कमी की वजह से ना रुके। Ensuring financial stability, financial management maintain a proper balance between debt and equity so that business remains financially strong and stable. Business में debt मतलब loan and equity मतलब owners capital का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहे एंड अननेसेसरी रिस्क ना ले। ओके, सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फंड्स फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च, न्यू प्रोजेक्ट्स एंड हेल्पिंग द बिजनेस टू ग्रो इन द फ्यूचर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्लानिंग भी करता है, जैसे न्यू ब्रांच हो गई, मॉडर्न मशीन हो गई, रिसर्च हो गया, इस सब के लिए फंड्स अरेंज करता है। इससे बिजनेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ करता है और अपनी जो वैल्यू है वो भी बढ़ाता है। लेट्स सी द कंक्लूजन। Financial management is an essential part of every business. It helps planning, raising, investing, controlling financial resources effectively. Its main objective are profit maximization, wealth maximization, proper use of funds, maintaining liquidity,
and ensuring business growth. Good financial management improves the financial health of an organization and contribute to its long-term. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये फंड्स को प्लान, अरेंज, इन्वेस्ट एंड कंट्रोल करता है ताकि बिजनेस एफिशिएंटली काम करे एंड अपने गोल्स को अचीव कर सके. इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. क्योंकि बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ठीक है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस की बैकबोन भी माना जाता है. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स? स्टेट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. Business ethics refers to the moral principle and values that guide the behavior of individual, an organization, and business. It helps businesses decide what is right and what is wrong while dealing with the customers, employee, suppliers, investor, and society. Business ethics encourage honesty, fairness, responsibility, and respect in all business activities. A business that follow ethical practices earn the trust of people and build a good reputation in the market. बिजनेस एथिक्स का मतलब है बिजनेस में मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना. बिजनेस एथिक्स का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बिजनेस को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाना. ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए. एक अच्छा बिजनेस अपने कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, इन्वेस्टर सबके साथ फेयर एंड ऑनेस्ट बिहेवियर करता है. इसी को बिजनेस एथिक्स कहते हैं. ठीक है, जब भी एक पर्सन, आप देखिए कि एक अच्छा पर्सन जब भी रहता है तो हम उसकी शॉप पे बार बार जाना चाहेंगे क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट भी करता है, सबको रिस्पेक्ट से बात करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? एथिकल प्रैक्टिस में आती है कि आप किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करते, अपनी जो भी एज अ सेलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अच्छे से फॉलो करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एथिक्स में आती हैं. Okay, meaning of business ethics. Business ethics means following moral values and ethical standard of business decision and operation. It is concerned with doing business honestly, fairly without cheating, corruption, and exploitation. Ethical business obey the law, respect the rights of others, and work for the welfare of society along with earning profit. अब बिजनेस एथिक का मतलब होता है कि बिजनेस डिसीजन और एक्टिविटीज़ में सही और गलत का ध्यान रखना. मतलब झूठ ना बोलना, कस्टमर को चीट ना करना, करप्शन ना रखना, एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर बिहेवियर रखना, सोसाइटी और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना. ये सारी चीज़ें, ठीक है, बिजनेस एथिक्स में आती हैं. जो बिजनेस एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है उन पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड उसकी जो मार्केट में गुडविल है वो भी दिन पे दिन बढ़ती जाती है. सो बिजनेस एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स ट्रस्ट बिटवीन द बिजनेस एंड स्टेक होल्डर्स. It also help in maintaining long-term success, customer satisfaction, employee loyalty and social responsibility. अगर आप बिजनेस एथिक्स को समझेंगे एंड इसे फॉलो करेंगे तो इससे अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ही प्रॉफिट होने वाला है. ठीक है, क्योंकि हर तरफ से आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, राइट. मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब आप सच कह रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को. साथ में बिजनेस जितने भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट है उसे अवॉइड कर रहा है, फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहा है और किसी भी तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को नहीं दे रहा है. इसी को हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी कहते हैं. इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन when no one is watching. Ethical businesses maintain high moral standards and keep their promises. अब सेकंड आता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब है जब कोई देख भी ना रहा हो तब भी आपको सही काम करना है. तो बिजनेस को अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. फेयरनेस. A business should treat all customer, employees, suppliers and competitors equally. There should be no discrimination, favoritism and unfair business practices. फेयरनेस का मतलब है सबके साथ इक्वल एंड फेयर बिहेवियर करना. बिजनेस को कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन या फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए. सबको इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अब हम देखते हैं. बिजनेस शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन. दे शुड प्रोवाइड सेफ प्रोडक्ट, पे टैक्स ऑनेस्टली एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ठीक है, बिजनेस को अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे सेफ प्रोडक्ट्स बनाना, टैक्स ऑनेस्टली पे करना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना,
लॉ को फॉलो करना, ये सब रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की पहचान होती है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एवरी बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द राइट्स, dignity and opinions of employees, customer and business partners. Respect create a healthy and positive work environment. हर बिजनेस को दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, कस्टमर हो, सप्लायर्स हो या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो, सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड सबके राइट्स एंड डिग्निटी का भी रिस्पेक्ट करना एथिकल बिजनेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है, साथ में आपका एक अच्छा इमेज भी बनता है। ओके, ट्रांसपेरेंसी मीन्स मेंटेनिंग ओपननेस इन बिजनेस ऑपरेशन। कंपनीज शुड प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियर इन्फॉर्मेशन देना। बिजनेस को प्राइस, पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। किसी भी तरह के हिडन चार्जेस या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ओके, उनको सब कुछ सामने रख देना चाहिए कि देखिए ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, लेकिन साथ में 20 रुपीज़ आपको अलग से देने पड़ेंगे इसकी पैकेजिंग के लिए। ओके, तो उन्हें सब कुछ क्लियर रख देना चाहिए, सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। Accountability, business organization should be answerable for their action. If mistake occur, they should accept responsibility and take corrective measures. Accountability का मतलब होता है कि अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर बिजनेस से कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना और उसे सुधारना किसका काम है? उस बिजनेस का काम है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एथिकल बिजनेस अपने एक्शन के लिए आंसरेबल होता है, उन्हें अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स भी लेनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिजनेस कंट्रीब्यूट to society by protecting the environment, supporting community development, creating employment opportunities and participating in welfare activities. बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, उसकी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, वेलफेयर एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन देना। इससे सोसाइटी एंड बिजनेस दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। Business ethics improve the reputation of company, increase customer trust, attract investors, motivate employees, and reduce legal problems. Ethical business enjoy long-term growth and contribute positively to society. Business ethics क्यों important है? Let's see. कंपनी की रेपुटेशन को ये इम्प्रूव करता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ाता है, ठीक है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, ठीक है, एंड जो लीगल प्रॉब्लम्स है वो भी कम करता है ये, एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस में सक्सेस भी मिलता है। तो इन चीज़ों के लिए बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी द कंक्लूजन। बिजनेस एथिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। It ensures that business activities are conducted honestly, fairly, and responsibly. By following ethical values such as honesty, integrity, fairness, accountability, transparency, and social responsibility, businesses can achieve sustainable growth while serving the interest of customer, employees, and society. Ethical business practices create trust, improve goodwill, and lead to long-term success. Business ethics किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी बिजनेस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इन सारी वैल्यूज़ के साथ ही चलाया जाना चाहिए, एंड इसीलिए बिजनेस एथिक्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि एथिकल बिजनेस से ही कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतते हैं एंड गुडविल भी बनती है और साथ में सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। इसी की वजह से बिजनेस अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ भी अचीव करता है, साथ में कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से सर्व कर पाता है, एंड इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।